नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डीओपी के मिक्स क्वेश्चन होंगे। ये सारे कोई पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगता है हम आपके लिए डेली जो है वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो वीडियोस को एंड तक देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और फायदेमंद होने वाली है क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। पीए के एसए के एग्जाम में तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और एमटीएस पोस्टमैन का एग्जाम भी नज़दीक है। और पिछली जो भी वीडियोस हैं वो भी पोस्टल मिशन के चैनल पर जरूर देखें। और 99 रुपीज़ की जो मॉक टेस्ट बैच सीरीज शुरू की गई है पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा, उसका फायदा जरूर उठाएं। मात्र 99 रुपीज़ इसका रेट रखा गया है, नॉमिनल चार्जेस हैं। और इसमें आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आपके एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम चलेगा। तो बहुत अच्छा रिस्पांस इसमें मिल रहा है हमें, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं। तो आप भी बिना देरी किए जो है पोस्टल मिशन की टीम को मैसेज करिए, कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से और मॉक टेस्ट बैच का फायदा उठाइए। और इससे पहले हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस जो टॉपिक वाइज है, पीओ गाइड 1, पीओ गाइड 2, वॉल्यूम 5, 6, 7 और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज हैं। तो आप देखें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन उनमें मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत फायदेमंद साबित होंगे। क्यों वो सारा कंटेंट है जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपको YouTube पर मिलने वाला है। और प्रीमियम कंटेंट के लिए, जो अपने पेड बैचेस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एमटीएस पोस्टमैन पीएएसए के पेड बैचेस भी चल रहे हैं जिसमें आपको प्रीमियम कंटेंट और A to Z सॉल्यूशन हर चीज़ का जो है वो मिल जाएगा। और तो कुछ भी क्वेरी के लिए एग्जाम से रिलेटेड या पेड बैचेस से रिलेटेड पोस्टल मिशन की टीम को कांटेक्ट करिए। क्वेश्चन पेपर देखते हैं, आज के जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अप टू विच अमाउंट द डिविजनल हेड कैन सैंक्शन डिसीज क्लेम। डिविजनल हेड जो होता है एसपीओज या एसएसपीओ, सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट, उसके पास डिसीज क्लेम सैंक्शन करने की कितनी पावर होती है। डिसीज क्लेम मतलब कोई भी सेविंग, एसबी, आरडी, पीपीएफ का जो डिसीज क्लेम है कि बंदे की डेथ हो गई है और उनके नॉमिनी को पैसा देना है। देखिए, विद नॉमिनेशन हो, जब तो अकाउंट में नॉमिनेशन की गई है तब तो कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी लिमिट तक आप जो है वो सैंक्शन कर सकते हैं, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा है विदाउट नॉमिनेशन वाले केस, जिसमें नॉमिनेशन नहीं की हुई है, उसमें SB 84 जिस केस को बोला जाता है SB 84 के अंडर आता है। तो इस केस को सैंक्शन करने की पावर डिविजनल हेड के पास कितनी अमाउंट तक की है। जैसे कि नॉमिनीज हैं, कितने नॉमिनीज है वो अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके लाते हैं, तब 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, ये विदाउट नॉमिनेशन के केस में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 लाख रुपीज। डिविजनल हेड के पास 5 लाख रुपए की जो है मैक्सिमम पावर होती है। 5 लाख से ऊपर अगर किसी का क्लेम बनता है अमाउंट और इंटरेस्ट मिलाकर और उसमें नॉमिनेशन नहीं है तो इसके लिए फिर कोर्ट के थ्रू सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है और उसकी कार्यवाही अलग होती है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी एपीवाई अकाउंट्स कैन बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल। अटल पेंशन योजना जिसे हम बोलते हैं एपीवाई, जो उनके लिए स्टार्ट की गई थी, जो एम्प्लॉयज नहीं है, सैलरीड नहीं है, जो लेबर क्लास लोग हैं, उनके लिए एक पेंशन की स्कीम एक स्टार्ट की गई जो मोदी गवर्नमेंट द्वारा। उसमें हम कितने अकाउंट, एक बंदा मैक्सिमम कितने अकाउंट खुलवा सकता है ऑल इंडिया में, 1, 2, 3 या इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, सिर्फ एक अकाउंट ही है जो वो अटल पेंशन योजना का हम खुलवा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विद होम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट कैन बी ओपन जॉइंटली। SCSS है जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो SB की हमारी स्कीम है POSB की, उसमें जॉइंट अकाउंट और सिंगल अकाउंट खुलता है ना। तो पूछा है कि जॉइंट अकाउंट हम किसके साथ खुलवा सकते हैं। जैसे POSB में तो हम जॉइंट अकाउंट किसी के भी साथ खुला सकते हैं, ब्रदर, सिस्टर, दादी, दादा, है ना। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में रूलिंग अलग होती है। तो ये बताना है किसके साथ हम जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। क्या कोई भी फैमिली मेंबर के साथ, क्या सिर्फ स्पाउस के साथ, मतलब हस्बैंड है तो वाइफ के साथ, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ, या फिर किसी के साथ भी, या फिर सिर्फ भाई के साथ। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, हमें पता है ना। और ये इसमें रूलिंग है ओल्ड एज होना चाहिए, 60+ होना चाहिए सर। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद स्पाउस ओनली, सिर्फ स्पाउस जो अपने जो है पार्टनर के साथ ही जो है अकाउंट खुलवाया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर इशूइंग अ नॉन मेडिकल पॉलिसी PLI पॉलिसी अंडर POLI रूल्स।
पीएलआई पॉलिसी में जो नॉन मेडिकल पॉलिसी अगर करवाना चाहता है कोई बिना मेडिकल के, तो उसकी मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है कि उस एज लिमिट के बाद जो है पॉलिसी नहीं करवाई जा सकती नॉन मेडिकल वाली, मेडिकल जरूरी हो जाएगा। ये पूछा है कि मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है नॉन मेडिकल पॉलिसी के लिए, 25 साल, 30 साल, 35 साल या 40 साल। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 इयर्स। मैक्सिमम जो इसकी नॉन मेडिकल पॉलिसी की एज लिमिट है 35 ईयर तक नॉन मेडिकल पॉलिसी की जा सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन है एंडोमेंट एश्योरेंस पीएलआई पॉलिसी कैन बी सरेंडर ऑफ। ये पॉलिसी जो है संतोष जिसे बोला जाता है ना, जो सबसे प्रचलन में है, सबसे जो ज्यादा चलती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की पॉलिसी पीएलआई आरपीएलआई, उसको कितने टाइम बाद सरेंडर किया जा सकता है कि बंद करवाया जा सकता है प्रीमेच्योर? 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, या कैन नॉट बी सरेंडर्ड की सरेंडर नहीं करवाया जा सकता। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 साल बाद। ये पॉलिसी को 3 साल बाद जो है सरेंडर करवाया जा सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फी फॉर रीडायरेक्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड लेटर। आपने पहले पिछली वीडियो में पढ़ा था रीडायरेक्शन फी होगा पार्सल के लिए अलग अलग रूलिंग है ना, जैसे सेम पिन कोड डिलीवरी एरिया में है तो कोई रीडायरेक्शन फीस नहीं लगेगी, अदरवाइज उस पर हाफ ऑफ द पोस्टेज चार्जेस लगेंगे, है ना। लेकिन इसमें रजिस्टर्ड लेटर के लिए पूछा है, अगर रजिस्टर्ड लेटर कैटेगरी का आर्टिकल है तो उस पर रीडायरेक्शन फीस कितनी होगी? 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए या फ्री ऑफ कॉस्ट की कोई फीस नहीं होगी। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री जो है इसकी रीडायरेक्शन फीस कोई नहीं होती है, फ्री होता है। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी टाइम्स रीपैकिंग चार्जेस कैन बी लिवाइड ऑन फॉरेन इनबाउंड पार्सल। फॉरेन इनबाउंड पार्सल, जो फॉरेन पार्सल हम पैक कर रहे हैं, ठीक है, उस पर रीपैकिंग चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे, कितनी बार लगेंगे, ये पूछा गया। जैसे हमने कोई पैक किया और उसे खोल दिया गया है कोई कारण से चेकिंग के लिए, फिर उस पर जो रीपैकिंग चार्जेस डिपार्टमेंट लगाएगा या नहीं लगाएगा, अगर लगाएगा तो कितनी बार लगाएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार या नो लिमिट। तो सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 टाइम, एक बार रीपैकिंग चार्जेस लगाए जा सकते हैं। 8th क्वेश्चन है सीआरसी सेंड बैक टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर फर्दर डिस्पैच आइदर थ्रू एयर और सरफेस बुक। सीआरसी जो होता है सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर होता है, जो रजिस्ट्री वगैरह बुक करता है, जो आरएमएस का ऑफिस होता है, वो जो अपना बैग है, जो भी वो बैग बनाता है बुकिंग के बाद, वो किसे भेजता है कि आगे डिस्पैच कर दिया जाए बाय एयर या बाय सरफेस रूट करने के लिए, वो किसे अपना बैग जो है डिस्पैच करता है? क्या ट्रांजिट ऑफिस को भेजता है, हेड ऑफिस को भेजता है, रिकॉर्ड ऑफिस को भेजता है, या नन ऑफ द अबव? सीआरसी कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर जो होते हैं उनके लिए पूछा कि वो अपने बैग बनाकर कहाँ भेजते हैं। जैसे हेड ऑफिस है वो आरएमएस को भेजता है ना, टीएमओ को या पार्सल हब को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांजिट ऑफिस। सीआरसी भी जो है वो टीएमओ या ट्रांजिट ऑफिस को ही अपना बैग भेजता है। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट फॉर कैश रेमिटेंस थ्रू डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय अकम्पनी बाय अदर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। अगर एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है दूसरे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के साथ जा रहा है तो वो मैक्सिमम कितना कैश जो है वो ट्रांसफर जो है रेमिटेंस ले जा सकता है, उसे कितनी लिमिट है या कितनी पावर है कि एक जगह से दूसरी जगह इतना कैश ले जा सकता है जब एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय और उसके साथ एक और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है। जैसे कि बैंक में हम जाते हैं, हमारा ट्रेजरर है, उसके साथ हमारा एमटीएस या कैश ओवरसीयर जा रहा है, तो दोनों डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो गए, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 लाख रुपए उसकी मैक्सिमम लिमिट है डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के साथ। 10th क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्ड मनी ऑर्डर समरी एट हेड पोस्ट ऑफिस। एचओ जो होता है हेड पोस्ट ऑफिस है, वहां पर मनी ऑर्डर समरी बनती है हर मंथ, है ना। मनी ऑर्डर समरी किसके द्वारा बनाई जाती है? पोस्ट मास्टर बनाता है, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर बनाता है, मेल पीए बनाता है, या सब अकाउंट असिस्टेंट बनाता है? मनी ऑर्डर समरी। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सब अकाउंट असिस्टेंट का काम होता है, वो ये समरी बनाता है, मनी ऑर्डर समरी। 11th क्वेश्चन, ट्रेजरर कैश बुक इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म।
ट्रेजरार कैश बुक होती है, जो टीसी कैश बुक होती है, वो कौन से फॉर्म में प्रिपेयर की जाती है? फॉर्म नंबर होते हैं ना सभी के, डेली अकाउंट के, एसओ डेली अकाउंट, बीओ डेली अकाउंट, ट्रेजरार पासबुक, कैश बुक। तो ट्रेजरार कैश बुक के लिए फॉर्म कौन सा यूज किया जाता है? ACG1, ACG2, ACG3 या ACG4? 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ACG2 फॉर्म जो है वो यूज किया जाता है ट्रेजरार कैश बुक के लिए। 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ मिनिमम डायमेंशन ऑफ अ फॉरेन पार्सल? मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा। फॉरेन पार्सल के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए? 100 मिलीमीटर टू 80 मिलीमीटर, 120 इंटू 100 मिलीमीटर, 140 इंटू 90 मिलीमीटर, या नन ऑफ द अबव? मिनिमम भी आपको याद रखना है, मैक्सिमम तो हमें पता ही है ना, स्पीड पोस्ट की क्या है, पार्सल की क्या है, 1.50, 1.80 टोटल, ऐसे है ना। मिनिमम बताना है। तो मिनिमम इसकी जो लिमिट होनी चाहिए वो होगी 140 इंटू 90 मिलीमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12th क्वेश्चन का। 13th क्वेश्चन देखते हैं हम, वेयर इज द प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ इंडिया पोस्ट अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंडर प्राइमरी डाटा सेंटर जो है इंडिया पोस्ट का, वो कहाँ सेटअप किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है ना, बहुत बार रिपीटेड। प्राइमरी डाटा सेंटर कहाँ है? नवी मुंबई में है, हैदराबाद में, मैसूरू में, या नई दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवी मुंबई में जो प्राइमरी डाटा सेंटर बनाया गया है आईटी मॉडर्नाइजेशन के अंदर। 14th क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स आर यूज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? जब हम कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म कब यूज करते हैं? जब हम फॉरेन पार्सल भेजते हैं या स्पीड पोस्ट भेजते हैं ना, तो हमें उसमें डिटेल्स, अमाउंट, वैल्यू, क्या क्या सामान है, कंटेंट्स, ये सब फिल करना होता है ना, और सेंडर जो होता है उस पर साइन करता है कि मैंने जो डिक्लेरेशन दी है। तो उसकी एक कॉपी जो है पार्सल के साथ लगती है, एक जो बुकिंग ऑफिस के रिकॉर्ड में रहती है ना। तो वो कितने टाइप के कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म यूज किए जाते हैं? एक तरह का, दो तरह का, तीन तरह का, या चार तरह का? तो 14th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो तरह के कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म यूज किए जाते हैं, CN22 और CN23। 15th क्वेश्चन, वेयर इज डाटा रिकवरी सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? वो था प्राइमरी डाटा सेंटर, वो मुंबई में है, और डाटा रिकवरी सेंटर DRC जो है ये कहां पर है? ऑप्शन बी, मैसूरू में। मैसूरू और मुंबई आपको याद रखना है। डाटा रिकवरी सेंटर मैसूरू में है और प्राइमरी डाटा सेंटर वो मुंबई में है। 16th क्वेश्चन है, अंडर विच ऑप्शन सेट ओपन नीड्स टू बी डन आफ्टर लॉगिन द सैप टू परफॉर्म वर्क इन DPM? जब हम सैप में लॉगिन करते हैं, ठीक है, AIT 2.0 में नहीं, पहले जो सैप था, तब हम उसमें DPMS में अगर काम करना है, हमने डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम DPS में, तो सैप में जब हमने हमारी आईडी से लॉगिन कर लिया, आईडी पासवर्ड, उसके बाद हमें कौन सा ऑप्शन है जो वो उसमें जाना पड़ता था DPMS में काम करने के लिए, सैप में लॉगिन करने के लिए? FQR ऑप्शन है, FTP ऑप्शन है, ECP ऑप्शन है, या नन ऑफ द अबव? सैप में लॉगिन करने के लिए पूछा है, तो 16th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ECP। जैसे सैप हम ओपन करते हैं तो CRP, ECP ऐसे करके चार हेड बने हुए होते हैं। CRP होता है कस्टमर रिलेशनशिप वाला, जो CRM पोर्टल हम खोलते थे। ECP में हम बाकी सारा काम करते हैं। 17th क्वेश्चन, विच टी कोड इज यूज्ड टू चेक अकाउंटिंग ऑफ इनवॉइसिंग ऑफ मटेरियल रिसीव्ड इन सैप? टी कोड ट्रांजैक्शन कोड बोला जाता है, या जिसे सैप में यूज किया जाता है। एक तो GL कोड होते हैं, जनरल लेजर कोड, वो तो 10 डिजिट के होते हैं ना, जैसे 3850 फिर 40 ऐसे है ना, वो ट्रांजैक्शंस या कुछ चेक करने के लिए, पोस्टिंग करने के लिए। टी कोड होते हैं ट्रांजैक्शन कोड, कोई भी कमांड हम यूज करते हैं कुछ भी चीज के लिए, चेक करने के लिए या उसमें काम करने के लिए। तो इसमें पूछा है जो मटेरियल इनवॉइस रिसीव होती है, कोई भी हेड ऑफिस से सब ऑफिस को सामान भेजा जाता है, या PSD से हेड ऑफिस को सामान भेजा जाता है, तो कौन सा टी कोड यूज करते हैं उस मटेरियल को, इनवॉइस को रिसीव करने के लिए? ZFBL3N होता है, MB51 होता है, ZE25, या नन ऑफ द अबव? सेवनटीन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MB51 कमांड इसमें यूज की जाती है। 18th क्वेश्चन, IVRS इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज बीन सेटअप। IVRS जो है इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, वो कहाँ सेटअप किया गया है, कहाँ बनाया गया है? दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, या वाराणसी में? IVRS
18th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी में जो है IVRS सेंटर जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सेट किया गया है। 19th क्वेश्चन, विच टेलीकॉम कंपनी प्रोवाइड्स प्राइमरी नेटवर्क NSP1 टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। NSP1 और NSP2 हम नाम सुनते हैं ना, बहुत बारी पोस्ट ऑफिस में कम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जो है। तो प्राइमरी नेटवर्क किस कंपनी द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को प्रोवाइड किया गया है? वोडाफोन द्वारा, एयरटेल द्वारा, जियो द्वारा या BSNL द्वारा? कौन सी टेलीकॉम कंपनी में हमें प्रोवाइड किया है? नाइनटीन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BSNL द्वारा NSP1 जो है प्राइमरी नेटवर्क प्रोवाइड किया गया है। हु इज द वेंडर ऑफ CSI इन IT मॉडर्नाइजेशन? ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड आता है क्योंकि IT मॉडर्नाइजेशन में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं और 10 मार्क्स के उसमें से पूछे जाने होते हैं। तो CSI का वेंडर कौन था कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में? TCS, इन्फोसिस, एसेंचर या NISG? TCS, इन्फोसिस या एसेंचर या NISG कोर सिस्टम इंटीग्रेटर किसने प्रोवाइड किया था या कौन उसका वेंडर था IT मॉडर्नाइजेशन के अंडर? तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो CSI का वेंडर था IT मॉडर्नाइजेशन। 21वां क्वेश्चन है, इन CSI डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट DTR कैन बी जनरेट थ्रू। CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर है ना, सारे जो पॉइंट ऑफ सेल बैक ऑफिस का काम होता है CSI में, उसमें जो DTR निकालते हैं हम, एक तो डेली काउंट होता है, एक DTR होती है डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कि कितना काम हमने डेबिट क्रेडिट उसमें आ जाएगा, कितनी पेमेंट्स है और कितनी रिसीप्ट्स हैं, है ना। तो कौन सी कमांड से उसे जो है जनरेट किया जाता है या कौन सी कमांड लगाकर DTR रिपोर्ट निकाली जाती है? 21वां क्वेश्चन है ये। इक्कीसवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ZFR_day_new ये कमांड लगाकर जो है DTR जो जनरेट की जाती है। 22nd क्वेश्चन है, विच टी कोड इज यूज्ड टू रिमिट स्टैम्प्स टू BO इन CSI? CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के द्वारा अगर हमने स्टैम्प्स भेजनी है BO को, हेड ऑफिस ने या SO ने BO को स्टैम्प्स भेजनी है, तो कौन सा टी कोड ट्रांजेक्शन कोड यूज किया जाता है? BIGO, TIGO, MIGO या NIGO? BIGO, TIGO, MIGO या NIGO? तो बहुत कॉमन कमांड है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी, MIGO कमांड, MIGO कमांड यूज की जाती है। 23rd क्वेश्चन है, द सिलेक्शन प्रोवाइडेड ऑन सॉर्टिंग केसेस शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रैफिक पैटर्न ऑफ हाउ मेनी ईयर? कि सॉर्टिंग केस पर जो सिलेक्शन की जाती है, जो भी उसमें सॉर्टिंग केस के किस हिसाब से सॉर्टिंग केस सेट किया जाता है, कौन सी डाक कहाँ जाएगी, ये सब कितने टाइम के जो ट्रैफिक पैटर्न, एक्चुअल ट्रैफिक पैटर्न मतलब कितने सालों का डाटा उठाया जाता है डाक के जो ट्रैफिक को चेक करने के लिए कि सॉर्टिंग केसेस पर जो सिलेक्शन की गई है वो किस बेस पर की जाती है? 2 साल का डाटा, 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का? ये RMS से रिलेटेड जो है क्वेश्चन होता है ना। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 ईयर, 2 ईयर का डाटा जो उसमें उठाया जाता है। 24वां क्वेश्चन, ट्रेजरी पासबुक इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म? पहले हमने ट्रेजरार कैश बुक देखा था ना, अब है ट्रेजरी पासबुक। ट्रेजरी पासबुक के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, कौन से फॉर्म में प्रिपेयर की जाती है? ACG 6, ACG 7, ACG 8 या ACG 9? चौबीसवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ACG 8। ACG 8 फॉर्म इसके लिए यूज किया जाता है ट्रेजरी पासबुक के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा 99 रुपीज़ के मॉक टेस्ट बैच सीरीज चलाई जा रही है और जिसमें आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट जो है कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज और मिक्स मॉक टेस्ट जो आपको मिल रहे हैं MTS, पोस्टमैन, PA, SA के लिए। तो जल्दी से जल्दी इसका फायदा उठाइए। मात्र 99 रुपये इसका जो है प्राइस रखा गया है और पोस्टल मिशन की टीम को कॉन्टैक्ट करिए इसको लेने के लिए। 25वां क्वेश्चन है, द डेमरेज चार्जेस ऑन VP आर्टिकल is recovered from addressee after how many years? how many years नहीं, how many days, years लिखा गया। VP आर्टिकल डेमरेज चार्जेस होते हैं वेयर हाउस चार्जेस जिसे हमें बोला जाता है। तो कितने दिनों के बाद जो है हम एड्रेसी से वेयर हाउस चार्जेस कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं? 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन या 8 दिन? तो अब इसमें देखिए कोई भी आर्टिकल हमारे पास आया, हमें उसे रखने की अथॉरिटी 7 डेज की है ना, तो हम 7 डेज के बाद वो आर्टिकल वापस भेज देते हैं अगर अनक्लेम्ड हो, है ना, ये नहीं लेना। लेकिन एड्रेसी बोलता है कि मैं बाहर हूँ और मुझे 1 हफ्ते के बाद आऊँगा लेकिन मुझे आर्टिकल लेना है, तो उस केस में क्या करेगा पोस्ट ऑफिस? 7 दिन उसे और होल्ड कर लेगा, लेकिन 7 दिन के लिए उस पर पर डे के हिसाब से डेमरेज चार्जेस कलेक्ट करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आफ्टर 7 डेज
कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि डैमेज चार्ज ऑन वीपी आर्टिकल इज रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेस फ्रॉम विच डे, है ना, फ्रॉम विच डे होगा तो वहां पर 8th डे होगा ऑप्शन, है ना। और इसमें पूछा आफ्टर हाउ मेनी डेज, तो 7 दिन के बाद। Who is competent authority for granting bulk bag facility for printed papers under bulk bag system? bulk bag system जो होता है उसमें bulk bag facility में प्रिंटेड पेपर के लिए जो परमिशन है या अथॉरिटी है ग्रांट करने की, वो किसके पास होती है? फॉरेन के रिगार्डिंग ये पूछा गया है। सेक्रेटरी पोस्ट, डीजी पोस्ट, डीडीजी, आईआर या फिर हेड ऑफ द सर्कल। प्रिंटेड पेपर के लिए जो बल्क बैग यूज किया जाता है उसके लिए जो परमिशन लेनी पड़ती है उसकी अथॉरिटी कौन है? ग्रांटिंग अथॉरिटी। तो 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेड ऑफ द सर्कल के पास ये पावर होती है। 27th क्वेश्चन है अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स आर फाइनली हैंडेड इन विच ऑफिस? अनडिलीवर्ड आर्टिकल मतलब रिसीवर जो था या एड्रेसी था उसे भी नहीं मिला, उसने भी नहीं मिला या एड्रेस नहीं मिला और सेंडर के पास भी नहीं जा पाया किसी भी कारण से या एड्रेस नहीं है, तो फाइनली कहां पर हैंडल किए जाते हैं? लास्ट में पोस्टल स्टोर डिपो में, सर्कल ऑफिस में, सीपीसी में या आरएलओ रिटर्न लेटर ऑफिस। तो बहुत आसान है, सभी स्टूडेंट्स को पता है आरएलओ का काम यही होता है, जो भी अनक्लेम्ड आर्टिकल्स होते हैं वो सारे आरएलओ में जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28th क्वेश्चन व्हेन ऑथराइज द लॉक्ड पोस्ट बैग विल बी हैंडेड ओवर टू? पोस्ट बैग जो होता है ना, पोस्ट बैग जो है सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होता है ना, तो पोस्ट बैग जो है ऑथराइज किया होता है, लॉक किया होता है, तो वो किसे दिया जाता है ये पूछा है। क्या पोस्टमैन को दिया जाएगा कि आप डिलीवर करके ये जो रनर होगा, कोई रनर है पीएन है उसे दिया जाएगा, या फिर जिसको पोस्ट बुक देना है उसका मैसेंजर होगा उसे दिया जाएगा, या फिर पोस्ट ऑफिस में रखा जाएगा ज्यादा आर्टिकल्स की वेट के लिए? तो 28th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसेंजर कंसर्न। जो मैसेंजर होगा जिसे ऑथराइज किया होगा एड्रेसी ने, पोस्ट बैग वाले बंदे ने, उसे वो पोस्ट बैग दे दिया जाएगा साइन करवाकर। 29th क्वेश्चन आफ्टर हाउ मेनी डेज द पोस्ट मास्टर सेंड नोटिस टू क्लियर द पोस्ट बॉक्स? पोस्ट बॉक्स अगर किसी ने ले रखा है, रेंटर जिसे हम बोलते हैं, है ना, तो उसे पोस्ट बॉक्स डेली क्लियर करना है ना, या उसके मैसेंजर को जिसके पास भी अथॉरिटी है, लेकिन वो नहीं आ रहा है डेली, तो पोस्ट मास्टर कितने दिनों तक वेट करेगा कि देखेगा कि वो डेली नहीं आ रहा है, और उतने दिनों के बाद उसे एक नोटिस भेजेगा कि जी आपका पोस्ट बॉक्स भर गया है या आपने डाक कलेक्ट नहीं की है, आप अपनी डाक जो आकर कलेक्ट कीजिए। कितने दिनों के बाद? 15 दिन, 30 दिन, 7 दिन या 10 दिन? पोस्ट बॉक्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो 29th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 दिन। 7 दिन तक वेट करेगा, 7 दिन के बाद उसे नोटिस भेज दिया जाएगा। 30th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है पोस्ट बॉक्स एड्रेसी शुड नॉट इंक्लूड? पोस्ट बॉक्स एड्रेसी मतलब पोस्ट बॉक्स जिसने लिया है उसके जो एड्रेस या एड्रेस ही होगा जो उसका जिसके एड्रेस पर आर्टिकल आना है, वो किसके लिए यूज नहीं कर सकता है। मतलब उसमें लिखा है ना वो किस किस के लिए पोस्ट बॉक्स नंबर यूज कर सकता है, लेकिन ये इसमें यही पूछा कि कौन बंदा उसमें इंक्लूड नहीं होता है पोस्ट बॉक्स एड्रेस ही। ठीक है, फैमिली मेंबर्स यूज कर सकते हैं, नेबर्स यूज कर सकते हैं, कैजुअल विजिटर जो उसके पास आते हैं, या फिर गेस्ट। कौन जो है पोस्ट बॉक्स एड्रेस ही नहीं हो सकता या पोस्ट बॉक्स का एड्रेस यूज नहीं कर सकता। तो 30th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेबर्स। जो भी पोस्ट बॉक्स एड्रेसी के जो नेबर्स हैं उसके पड़ोसी है वो फैसिलिटी यूज नहीं कर सकते, उसका एड्रेस यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े ही जो है अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको अगर आपको पहले कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ लोगों के लिए नए क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को 2 से 3 बार रिपीटेड मोड पर देखिए। अपने हैंडमेड नोट्स बनाइए क्योंकि एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं और बिल्कुल भी जो है एग्जाम में अपना ढिलाई मत बरतिए। और 99 रुपीज़ की मॉक टेस्ट बैच सीरीज जो है उसका फायदा जरूर उठाएं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और पेड बैचेस भी जो पोस्टर मिशन की टीम के द्वारा चल रहे हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।